नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि हमने बीते सप्ताह से यह प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि बीते एक सप्ताह में करंट अफेयर्स में यानी कि जो खबरें थी प्रमुख, उनमें पॉलिटी के जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन टॉपिकों को एक साथ आपके सामने लेकर आते हैं और उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो हर शनिवार को शाम को 7 बजे हमारा मिलना होता है। इसी प्रकार से हर रविवार को शाम को 7 बजे इकोनॉमी दिस वीक आता है। इसी आधार पर आता है कि इकोनॉमी के जो टॉपिक हफ्ते भर चर्चा में थे उन पर डिस्कशन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। सबसे पहले ये जानते हैं कि बीते सप्ताह में कौन कौन सी खबरें चर्चा में थी। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है, इस टॉपिक पर काफी चर्चा हुई है कि किसी पार्टी को दर्जा देना चाहिए, तो जब इस आधार पर देना चाहिए तय है, तो क्यों ना कुछ पार्टियों का या किसी एक पार्टी का दर्जा हटा दिया जाए। उसके बाद 7वीं अनुसूची पर भी चर्चा हुई है। 7वीं अनुसूची में शिक्षा का एक विषय है, उस खास वजह से, शिक्षा की वजह से यह काफी चर्चा में था, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 3 नए आपराधिक कानून हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ये कानून अस्तित्व में आ गए हैं। अब चलिए देखते हैं एक एक तरफ से। राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, कांग्रेस है, आप है, बीएसपी है और एक और पार्टी है। पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसमें से जो एक पार्टी है बीएसपी, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी के मानदंड हैं उनको ये पूरा नहीं कर पा रही है। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं उसको समझ लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ये इलेक्शन कमीशन देता है, लेकिन किस आधार पर? चुनाव चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुसार। अब वो 3 मानदंड कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी वह है जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट और कम से कम 4 सांसद हों। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि कुल वैध मतों का 6% या फिर कम से कम 4 सांसद हो, 4 या अधिक राज्यों में। आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव। दूसरा है जो लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतती हो, जिनमें विजेता कम से कम 3 राज्यों से हो, या फिर जो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी हो। 4 राज्यों में या 4 से ज्यादा, वही बात यहां पे कि पार्टी 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। तो इनमें से जब कोई आधार पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो अब देखिए, यहां पे शुरू के पहले 2 तो स्पष्ट हैं कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें 6% वोट हो और कम से कम 4 सांसद हो। फिर उसके बाद लोकसभा में कम से कम 2% सीट जीतती हो, जिनमें विजेता कम से कम 3 राज्यों से। 2% मतलब 543 का 2%। इसका 2% जो निकलेगा 11 के आसपास, वो कम से कम कितने राज्यों से हो? वह कम से कम हो 3 राज्यों से। या फिर तीसरा जो है, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी हो। यही बात नीचे भी लिखी है, 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा, ये 3 मानदंड तो हो गए राष्ट्रीय पार्टी के, लेकिन जो तीसरा वाला है जिसमें कहता है 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हो तो भी मिल सकता है। तो राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसी आधार पर जो हमने बताया था पीछे वाला, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968, इसी आधार पर मिलेगा राज्य पार्टी का दर्जा। क्या मानदंड है? जिसे किसी राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम 6% और कम से कम 2 विधायक मिले हों। ये कौन से वोट हैं? विधानसभा के। विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% या फिर कम से कम 2 विधायक। कम से कम मिले हैं, यानी कि 100 सीट है तो 2 विधायक हो गए 2 सीट। ठीक है। अब यहां पे देखिए, या फिर क्या हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि जो आम चुनाव है वहां पे जो वोट डले हैं उसका, उस राज्य में जितने वोट डले हैं उसका 6% उसके पास हो, और उस राज्य से कम 1 सांसद भी हो। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा चुनाव में पूरे देश में करोड़ों वोट डले, लेकिन मान लीजिए मध्य प्रदेश में 2 करोड़ वोट डला, तो 2 करोड़ वोट का चाहिए क्या यहां पे? 6%, मतलब उस राज्य में पड़े हुए वोटों का 6%। उदाहरण दिया मैंने, आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं।
और उस राज्य से कम एक सांसद हो जाए, दोनों चीजें जब होंगी तब होगा। या फिर एक और तरीका है, विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हों, यानी कि या तो 3 सीटें हों, 3% हो या फिर 3 सीटें हों। मान लीजिए 100 सीट हैं तो इसका 3% 3 होगा और 3 सीट भी 3% के बराबर होगी। लेकिन मान लीजिए 200 सीटें हैं तो इसका 3% हो जाएगा 6 और 3 सीटें तो कम हो गई। अब यहां पे क्या कह रहा है, जो भी अधिक हो, तो ऐसे में फिर 6 सीट चाहिए। अगर 200 है तो फिर 600 सीट चाहिए, 6 सीट चाहिए, 3% ज्यादा हो जाएगा, 3 सीट से ज्यादा अगर 100 से ज्यादा सीट होती हैं तो। अगर 100 से कम होती हैं तो 3 सीट ज्यादा होंगी, उस हिसाब से अंतर आ सकता है। या फिर देखिए, लोकसभा में उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम एक सांसद, इसमें भी एक और विकल्प है। या फिर उस विशेष राज्य या विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8%। इस आधार पर या करके आधार पर राज्य पार्टी का दर्जा जब मिल जाएगा और 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में मिलेगा तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो ये मानदंड जब पूरे होंगे तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन बीएसपी के ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि कोई भी मानदंड पूरा नहीं कर पा रही है। जो अभी हाल में चुनाव हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि 2.04% उसको वोट मिला है। फाइनल आंकड़े अभी नहीं आए हैं, हो सकता है कुछ बदलाव आंकड़ों में आ जाए, लेकिन बहुत अंतर तो नहीं आएगा। दूसरी बात कि 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा भी उसके पास नहीं है। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें लगभग 12% वोट उसे मिला था विधानसभा चुनावों में। तो एक ही राज्य में यह राज्य पार्टी के दर्जे को पूरा कर पा रही है, 4 राज्यों में नहीं। तो अभी लगभग कुल मिला के यही लग रहा है कि किसी भी मानदंड को पूरा नहीं कर पा रही है राष्ट्रीय पार्टी बनी रहने के लिए। तो कुछ समय में देखते हैं कब अपडेट आता है। अब उसके बाद अगली खबर जुड़ी है शिक्षा से। शिक्षा का मुद्दा काफी चर्चा में था कि क्यों ना इसे वापस से समवर्ती सूची से राज्य सूची में रख दिया जाए। अभी वो समवर्ती सूची में है, लेकिन बात आती है कि ये समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची है कहां पे? ये है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उन 12 अनुसूचियों में से एक है 7वीं, और ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? 246 नंबर के अनुच्छेद में है। अब देखिए, ये जो संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, इनका जिक्र कहां मिलता है? इनका जिक्र बहुत पहले से, आजादी के पहले से मिलता है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को आजादी के बाद जब संविधान तैयार हो रहा था तो इनसे ले लिया गया था, बहुत सारे प्रावधानों को। तो उसमें से एक ये था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का। ये क्यों था? पहली बार प्रांतों को कुछ शक्ति दी गई थी, स्वायत्तता दी गई थी कि इन विषयों पर आप कानून बना सकते हैं। तो ये संघ सूची, राज्य सूची, ये सब आई। और फिर उसके बाद आजादी के बाद इन्हें स्वीकार किया गया, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। तो शक्तियों का वितरण हो सके उसके लिए संघ सूची थी, जिसपे संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची थी जिसपे राज्य सरकार बनाएगी। एक समवर्ती सूची थी जिसमें दोनों बना सकते हैं, यानी कि अगर दोनों ने बनाए हैं तो जो केंद्र का कानून है उसे माना जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक बात आती है। बात यह आती है कि शिक्षा के लिए मांग उठ रही कि इसे राज्य सूची में शामिल कर दिया जाए। तो क्या शिक्षा राज्य सूची में नहीं है तो कहां है? वो है समवर्ती सूची में, और मांग की जा रही राज्य सूची में। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य सूची में कभी नहीं थी, पहले यह राज्य सूची में थी। 1935 के दौरान राज्य सूची में थी, आजादी के बाद राज्य सूची में थी। लेकिन 1975 में जब आपातकाल आता है और आपातकाल के बाद 1976 में स्वर्ण सिंह समिति आती है, और स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से यह सिफारिश की जाती है कि शिक्षा को राज्य सूची की जगह समवर्ती सूची में रख देना चाहिए, और शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यह बात स्पष्ट है। तो अब हुआ यह कि आगे 1976 में तो हो गया 42वां संविधान संशोधन, फिर उसके बाद गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री जब बनता है और वहां पे जनता दल की सरकार आती है मोरारजी देसाई की, तो 44वां संविधान संशोधन आता है, और जिन प्रावधानों को
बदला गया था संविधान से, उन्हें सुधारने की कोशिश होती है। सुधारने की कोशिश इसे भी हुई थी, लेकिन यह बदल नहीं पाया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से बदलने का प्रयास हुआ था उस दौरान, लेकिन शिक्षा अभी भी संवर्ती सूची में है, राज सूची में नहीं जा पाई थी उस दौरान। तो अब देखिए 7वीं अनुसूची में, जैसे मैंने आपको बताया, संघ सूची है, राज सूची है, संवर्ती सूची है। तो एक बार तीनों को देख लेते हैं कि विषय कौन कौन से हैं तो बहुत सारे। जैसे संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और संवर्ती सूची में 52 है। ये संख्या भी कम ज्यादा होती रहती है, कभी कभी अपडेट होता रहता है। अब देखिए संघ सूची में ये सबसे बड़ी है और यहां पर वो कानून होंगे, वो विषय होंगे जिन पर एक रूपता की जरूरत है, उन विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे कि बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ एक रूपता इनमें जरूरी है। तो ये संघ सूची में। फिर राज्य सूची में जो स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं, अब स्थानीय महत्व के मुद्दे में क्या हो जाएगा, राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकार, थिएटर, उद्योग, ये सब राज्यों के महत्व के मुद्दे हैं। तो इस पर राज्य सरकारों को स्वायत्ता है कानून बनाने की। उसके बाद आती है संवर्ती सूची, वहां पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर एक रूपता हो तो अच्छा है, लेकिन आवश्यक नहीं है। ये इस सूची की खासियत है। तो इसमें होता क्या है, राज्य सरकार भी इन विषयों पर बना सकती है, केंद्र सरकार भी, लेकिन केंद्र ने अगर बना दिया है तो वो कानून उसके ऊपर आ जाएगा, राज्य वाले कानून के ऊपर। तो यहां पे देखिए क्या, स्टाम्प ड्यूटी है, ड्रग्स एवं जहर है, बिजली है, समाचार पत्र है, आपराधिक कानून है, श्रम कल्याण है। ऐसे कुल 52 विषय हैं अभी आज की डेट में। मूल रूप से पहले 47 थे। अब जैसे मैंने आपसे बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो 5 विषय थे जिसे संवर्ती सूची में बदला गया था। कौन कौन से थे, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक तो शिक्षा था, जो मैंने आपसे बताया। शिक्षा के अलावा वन्य जीवन, पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतौल और न्याय प्रशासन, ये किस में आया, ये आ गया था संवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला आता है टॉपिक हमारा धन्यवाद प्रस्ताव का। धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, अगर ये पारित ना हो तो जो सरकार बनी है वह सरकार गिर जाएगी। यानी कि चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार बनती है, उसके बाद यह होता है कि लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा का गठन होने के बाद शुरुआत में एक प्रस्ताव आता है और उसे हम बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही आता है। और अगर यह पारित ना हो तो वह सरकार जो बनी थी वह गिर जाती है। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, इसका मतलब कि बहुमत में नहीं है सरकार। तो सरकार बहुमत में है तो यह प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। तो धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अनुच्छेद 87 पहले समझ लीजिए कि अनुच्छेद 87 यह कहता है कि जो राष्ट्रपति है वह शक्ति होती है उसके पास, विधायी शक्ति के अंतर्गत 2 बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। किसके अंतर्गत, विधायी शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 87 में बताया गया है कि 2 बार। एक स्थिति होगी कि जब भी नया चुनाव होगा, यानी कि अभी आम चुनाव हुए और उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ तब, और उस या फिर प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में, हर साल जो हर वर्ष आता है, हर वर्ष के पहले अधिवेशन में 2 कंडीशन है। तो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, अभी जो नई लोकसभा का गठन हुआ है उस पे बात कर रहे हैं। तो नई लोकसभा के गठन के दौरान देखिए बात क्या हुई कि जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया साथ में। यहां पे राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है कि सरकार के क्या कार्य है, सरकार क्या सोच रही है, किस प्रकार से अपने कार्यों को करने वाली है, उसका विजन क्या है, वो सारी जानकारी उसकी कार्यप्रणाली के बारे में मिलती है इस अभिभाषण के माध्यम से। जब अभिभाषण समाप्त हो जाता है तो उसकी समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं है या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा किसी और व्यक्ति को कहा जाता है, तो उसके माध्यम से जो सरकार का होगा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव जब आएगा तो शुरुआत कहां से होगी, जैसे मैंने आपसे बताया। फिर उस पर 3 दिनों तक चर्चा हो सकती है, जिसमें पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी दोनों चर्चा कर सकते हैं उन मुद्दों पर जिसमें अभिभाषण हुआ है, लेकिन वह राष्ट्रपति के खिलाफ उसमें कुछ नहीं बोला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, चूंकि अभिभाषण कौन तैयार कर रहा है, सरकार ही तैयार कर रही है और राष्ट्रपति उस भाषण को दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, इस धन्यवाद प्रस्ताव के बाद अब देखिए क्या होता है, सारी बातें आ गई। फिर यह प्रस्ताव आता है कि अब
अभिभाषण के बाद 3 दिन तक चर्चा चलेगी, लोकसभा में अलग चल रही है, राज्यसभा में चर्चा अलग चल रही है। 3 दिनों तक दोनों में अलग अलग चर्चाएं चलेंगी और सामान्यतः 3 दिन चलती है सामान्यतः। लेकिन अब यह जो प्रस्ताव आता है कहां पे, लोकसभा में आएगा और लोकसभा में इसका पारित होना जरूरी है। लोकसभा में अगर पारित नहीं हुआ तो ही सरकार गिरेगी। तो लोकसभा में फिर उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के माध्यम से अब चूंकि मैं कह रहा हूं धन्यवाद प्रस्ताव आ चुका है, पारित भी हो चुका है, इसका मतलब कि सरकार तो अब बनी हुई है। तो स्पष्ट हो गई जानकारी। यहाँ पे अनुच्छेद 87 की थी, विधायी शक्ति की थी, और यहाँ पे ये पता चलता है कि 2 बार संसद को संबोधित कर सकते हैं, दोनों सदनों को साथ में संबोधित कर सकते हैं। और यह भी पता चलता है कि यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव कब आता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, फिर उस पर 3 दिन तक चर्चा हुई और अंत में प्रधानमंत्री उस पर जवाब देते हैं और उसके बाद फिर मत होता है, मत दिया जाता है। तो चर्चा तो दोनों सदनों में होगी, लेकिन मत कहां होगा, इसके लिए प्रस्ताव को पारित कहां होना होगा, इसको पारित होना होगा लोकसभा में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 3 नए जो आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हुए हैं, 1 जुलाई 2024 से। एक एक करके तीनों को देखते हैं, बहुत जल्दी ही देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता किसकी जगह आ गई है, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह आ गई है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह आ गए हैं। तो ये 3 नए आपराधिक कानून आए किस लिए हैं? देखिए ये कानून बहुत पुराने हैं, समय की मांग है कि हर चीज अपडेट होनी चाहिए, जहां पे अपडेशन की जरूरत है। तो यहां पे अपडेशन की जरूरत लग रही थी, कुछ कानूनों को हटाने की आवश्यकता थी, कुछ कानूनों को अपडेट करने की आवश्यकता थी। और चूंकि अब दुनिया डिजिटल होती जा रही है, तो डिजिटल दुनिया में इन कानूनों में भी जहां जहां आवश्यकता है डिजिटल दुनिया की, उसे भी शामिल करने की बात हो रही थी। तो इस आधार पर इसे लाया गया है। अब तीनों में क्या क्या नई चीजें हैं, क्या पुरानी चीजें हैं, वो हम एक एक करके जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, याद रखिएगा साल। तो ये देखिए किसकी जगह आया है, भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित कर रहा है, जिसमें 358 धाराओं को शामिल किया गया है। और जो आईपीसी था, भारतीय दंड संहिता की 511 धाराएं थी। ठीक है, अब यहां पे बदलाव क्या क्या किया गया है एक एक करके मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो नवीन अपराध शामिल किए गए हैं, सबसे प्रमुख हैं, इन्हें पे ध्यान दीजिएगा। विवाह का वादा, विवाह करने के झूठे मिथक वादे को अपराध घोषित कर दिया गया है, यानी कि सजा का इसमें प्रावधान है। मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को भी संहिताबद्ध किया गया है, यानी कि इसके लिए भी कानून बना हुआ है, मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है। पहले क्या था, जो संगठित अपराध था, आतंकवाद था, उसके लिए अलग से कानून था, आईपीसी में उससे संबंधित प्रावधान नहीं था। लेकिन यह जो नया कानून आया है, इसमें सामान्य आपराधिक कानून भी अब इन पर लागू होंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए किसी लोक सेवक को, सरकारी अधिकारी है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकता है या मजबूर करता है कि वह ना करे, और उसके लिए वह आत्महत्या का प्रयास करता है कोई व्यक्ति, तो वह अपराधी माना जाएगा और यह कृत्य उसका अपराध माना जाएगा। फिर उसके बाद सामुदायिक सेवा, इसमें चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है, यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि यह जज निर्धारित करता है कि इसे क्या सजा दी जाए। तो सामुदायिक सेवा को भी सजा के रूप में बोल सकता है, जैसे कि कह दे कि आप कहीं पे जाके किसी चीज के लिए सेवा करो या कोई ऐसा कृत्य करो जिससे किसी का फायदा हो, कुछ बेहतर हो, इस प्रकार की सजा अगर दी जाती है तो उसे सामुदायिक सेवा कहा जाता है, सामुदायिक सेवा से जुड़ी हुई सजा। अब यहाँ पे अन्य कुछ संशोधन है, जैसे कि फेक न्यूज, झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है। राजद्रोह जो है उसमें परिभाषा में अपडेट करते हुए नाम को अब देशद्रोह कर दिया गया है। तो याद रहिए, राजद्रोह की जगह क्या हो गया है, देशद्रोह। फिर अनिवार्य न्यूनतम सजा, कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित कर दी गई है। बहुत से ऐसे मामले थे, जैसे छोटी मोटी लड़ाई है, उन छोटी मोटी लड़ाइयों में क्या था, अब जज तय करता था कि क्या, इसमें जज के ऊपर था, यानी कि जज के विवेक के ऊपर था कि क्या सजा देना है। लेकिन अभी यहां पे क्या कर दिया गया है, यहां पे अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे मामलों में अब अनिवार्यता है, न्यूनतम कितनी सजा दी जानी है, अब वह जज के विवेक के ऊपर नहीं है, वह सामने आ चुकी है।
उसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। उसके अलावा लापरवाही से अगर मौत होती है, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कोई व्यक्ति है तो 5 वर्ष की, और डॉक्टरों के लिए जो है यह 2 वर्ष की कैद है, और यह अन्य लोगों के लिए 2 से बढ़ा के 5 की गई थी, वृद्धि हुई है। तो ये जो है प्रमुख बदलाव है, संशोधन और कुछ नवीन। अब इसके साथ साथ कुछ विलोपन हुआ है, जैसे अप्राकृतिक यौन अपराध, आईपीसी की धारा 377 आपको पता है, अब यह अपराध नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी थी, तो इसका कानून के होने का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि समलैंगिक संबंधों को अपराध अब नहीं माना जाता है। हालांकि अभी सेम सेक्स मैरिज नहीं हुई है, इसके लिए कोई कानून नहीं आया है, लेकिन अपराध अभी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, व्यभिचार, शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े हुए जो मामले हैं उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद देखिए, आईपीसी की धारा 310 पूरी तरह से हटा दी गई है, जो ठग से संबंधित थी, ठगी से संबंधित थे। अब उससे जुड़े हुए कुछ अन्य मामले अलग तरीके से उसका निपटारा हो सकता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। अब देखिए, लैंगिक तटस्थता, बच्चों से संबंधित जो कानून है जैसे पॉस्को का है, तो उसमें वह जेंडर न्यूट्रल रखा गया है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को उसमें शामिल किया गया है, जेंडर न्यूट्रल है, ना मेल का जिक्र है ना फीमेल का जिक्र है। चलिए, अब बात आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले रहा है। तो यहां पे कुछ अपडेट जो है वो देख लीजिए। जो प्रावधान बरकरार रहेंगे, जैसे कि कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, ये जो 3 कानून है ना, इनके अलग अलग मकसद है। जो पहला वाला कानून था, जो ये कानून था, भारतीय न्याय संहिता, किसी को कैसे दंड दिया जाएगा वो यहां पे दिखाई देगा, किस प्रावधान के माध्यम से। अब जो साक्ष्य की बात हो रही है, भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या बातें हैं, जो साक्ष्य है, एविडेंस है, उसको लेकर के क्या प्रावधान है, उसके संरक्षा, उसके सुरक्षा को क्या प्रावधान है, वो बातें यहां पे आएंगी। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या कह दिया गया है, यदि साक्ष्य दी गई परिस्थितियों में उचित कार्रवाई का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाए। साथ में पुलिस की स्वीकारोक्ति आमतौर पर अब तक अस्वीकार्य होती थी, जबकि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज ना किया जाए। ये बरकरार है अभी भी। अब देखिए, बदलाव कहां हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इन्हें अब एक प्रमुख दर्जा मिल गया है। यहां पर क्या मिल गया है, पारंपरिक जो कागजी दस्तावेज के समान ही कानूनी दर्जा मिला है, सबूत के रूप में, पहले नहीं था। यानी कि चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे फुटेज हो, पहले उसे जो कागजी दस्तावेज थे उसके बराबर दर्जा नहीं था, लेकिन अब दे दिया गया है। लेकिन देखिए, जो सबूत होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो प्रमुख सबूत होते हैं। प्रमुख सबूत क्या हो गए, जैसे कि मान लीजिए मर्डर वेपन है। एक ऐसा सबूत है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा सबूत है, डिजिटल सबूत है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये भी एक सबूत की तरह दिखाई देता है कि मर्डर करने वाला यही है। मर्डर वेपन प्रमुख सबूत है, और ये वो सबूत होगा जो उस पहले वाले सबूत को और मजबूत करेगा, तो ये भी सबूत ही रहेगा। मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहित डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति, जो मौखिक साक्ष्य है उसको रिकॉर्ड करके दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। द्वितीयक साक्ष्य वही है जो मैंने कहा, प्राथमिक साक्ष्य क्या होगा, जो मेन जो साक्ष्य है, जैसे कि मर्डर वेपन, लेकिन ये द्वितीयक में रहेगा, ये पहले वाले को और मजबूत करेगा। फिर उसके बाद संयुक्त मुकदमे का अर्थ है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना, ये स्पष्ट किया गया है। ठीक है, कई व्यक्तियों का मुकदमा जहां एक आरोपी ने गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, उसे संयुक्त मुकदमा माना जाएगा। ये नया था, जो बदलाव था, ये वो है जो पहले से था। तो ये स्पष्ट हो गया। अब तीसरा देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी है उसकी जगह लेगा, सीआरपीसी 1973 की जगह लेगा। तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए, एक तो हमने देख लिया दंड कैसे मिलेगा, दूसरा हमने देख लिया साक्ष्यों को लेकर के, और तीसरा यह है कि यहां पर जांच जो होगी, जो जांच की प्रक्रिया है, उसके दौरान क्या क्या सुरक्षा रखी जानी चाहिए उसका ध्यान दिया गया है। न्यायालयों का पदानुक्रम, देखिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, जैसे कि दिल्ली की बात की है, महानगर की बात की है, तो वहां पे उनको कुछ विशिष्ट भूमिका मिली थी, वो समाप्त कर दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग हो, यानी कि जांच, पूछताछ और परीक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग अब किया जाए, अपडेट किया जाए। यानी कि फोटोग्राफी, अगर कहीं पे सबूत इकट्ठा करने के लिए फोटो खींची जा रही है तो वह की जानी चाहिए, वह अपडेशन जरूरी है आज की डेट में, तो उसको शामिल किया गया है। विचाराधीन कैदियों की हिरासत, अब यहाँ पे देखिए, गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई गंभीर अपराध है तो नहीं हो सकता है व्यक्तिगत जमानत। फिर गिरफ्तारी का विकल्प भी है, किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। यानी कि सुरक्षा जमानत की मांग होगी। सुरक्षा जमानत किसी ने भर दी, पैसे दे दिए, अब वह व्यक्ति, उससे गिरफ्तारी नहीं मिली है, गिरफ्तारी नहीं की गई है उसकी, अगर वह उसे बुलाया जाता है सामने और वो नहीं आता है तो यह जो अमाउंट है जो भी वह जमा हो जाएगा, जो सुरक्षा जमानत है वो जमा हो जाएगी। अब उसके अलावा प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जैसे बहस के बाद 30 दिन के भीतर फैसला जारी करना होगा। फिर उसके बाद देखिए, चिकित्सा परीक्षण, कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। कहीं पर भी आवश्यकता लगती है तो पुलिस अधिकारी चिकित्सा परीक्षण के लिए कह सकते हैं। नमूना संग्रह की बात करें तो मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट आदेशों से आगे बढ़कर उन व्यक्तियों से भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी उंगली के निशान और आवाज के नमूने एकत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है उनके भी ये सारे नमूने, सैंपल लिए जा सकते हैं जांच के लिए, किसी भी अपराध से जुड़ा हुआ कोई जांच हो। जो फोरेंसिक जांच है 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिए अनिवार्य है। मान लीजिए कि सबूत पर्याप्त दिखते हैं, लेकिन अब फिर भी उसके बावजूद फोरेंसिक जांच होगी अगर 7 वर्ष से ज्यादा वाला कोई अपराध दिखाई देता है कि हुआ है। तो ये स्पष्ट है, जो बदलाव हैं आपने देख लिए। अभी इसमें कुछ और बदलाव है। सामुदायिक सेवा की परिभाषा, वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जो हमने पहले जिक्र किया था, जिससे समुदाय को लाभ होता है और उसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, एक सजा की तरह है। कुछ शब्दावली का प्रतिस्थापन किया गया है, जैसे कि मानसिक बीमारी की जगह अब क्या कर दिया गया है, विकृत चित्त। देखिए, ये मान लीजिए विकृत चित्त है और मानसिक बीमारी ये गोला है, तो विकृत चित्त थोड़ा सा बड़ा गोला है। जैसे कि फिल्म आई थी तारे जमीन पर, जो बच्चा था उसे जो सामने अक्षर लिखे वो उल्टे दिखाई देते थे, तो मानसिक बीमारी नहीं थी वो, तो उसको मानसिक बीमारी में नहीं रख सकते, तो उसको कहां रखेंगे, उसको अब इस बड़े गोले के अंतर्गत रख सकते हैं। कुछ ऐसी और समस्याएं हो सकती हैं जिसको इस बड़े गोले के अंतर्गत रख सकते हैं। वही बात है दस्तावेजीकरण का प्रोटोकॉल, कि ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे रिकॉर्ड करने की सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जानी चाहिए। यानी कि दस्तावेजीकरण हुआ, कहीं घटना हुई, ऑडियो वीडियो लिया गया, अब वो मजिस्ट्रेट को सौंपनी पड़ेगी तुरंत, जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद एफआईआर पंजीकरण में देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफआईआर पंजीकरण में क्या हुआ है कि 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद, एक 0 एफआईआर का है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने लखनऊ में, उसके साथ कोई क्राइम हुआ या कोई ऐसा क्राइम हुआ लखनऊ में जिसके लिए उसे एफआईआर करनी है, और वो दिल्ली में इस वक्त है, तो वह दिल्ली में एफआईआर कर सकता है। उस एफआईआर का कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 उसका नंबर होगा, उसको क्या कहेंगे, 0 एफआईआर। फिर वो संबंधित जो क्षेत्र है या संबंधित जो पुलिस स्टेशन है, वो एफआईआर का ट्रांसफर वहां हो जाएगा। फिर वहां जाके लखनऊ में जैसे वह मामला था, तो लखनऊ के किसी पुलिस स्टेशन में जहां पर वो संबंधित होगा वहां पे फिर जांच होगी। तो 0 एफआईआर अब कहीं भी हो सकता है, उसी पुलिस स्टेशन में या उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाना जरूरी नहीं है। उसके अलावा एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जा सकता है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिन के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी। शुरुआत में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया में हस्ताक्षर लिया जाएगा। फिर उसके बाद पीड़ित और सूचनाकर्ता के भी अधिकार है। पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी। ये कौन निर्धारित करेगा, जो गवाह है उसकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें, राज्य सरकारों को सुविधा मिली है। अब उसके बाद बात आती है, हमने आज जितने भी टॉपिक कवर किए हैं एक एक करके सवालों के माध्यम से जल्दी से उसे देख लेते हैं। तो सवाल आपके सामने एक एक करके आएंगे, आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 85, 86, 87 या 89? इसका जवाब दीजिए, ये आप देंगे, क्योंकि पूरा वीडियो आपने देखा है तो आसानी से जवाब दे देंगे। चलिए
अब अगला सवाल है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं, कौन कौन से हैं? जिसके पास पिछले, अब आपको बताना है इसमें से कितने सही हैं, जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट और कम से कम 4 सांसद हों। फिर है जो लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतती हो, जिनमें विजेता कम से कम 3 राज्यों से हो, या जो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी हो। फिर है पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होने की शर्तें पूरी करनी होंगी। या फिर चौथा, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब क्या है, कमेंट करके बताइए, एक बार देख लीजिए आसानी से। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुच्छेद में है? 240, 46, 256 या 266? कमेंट करके जवाब बताइए, बहुत आसान सवाल है, आपने देख लिया है। अगला, निम्नलिखित में से सही जोड़ी है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, इन या फिर तीनों में से कोई एक है, या कि तीनों की तीनों सही हैं। ये जोड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, एक नया कानून है, एक तरफ पुराना कानून हमने बताया है, तो क्या सच में वो उसी जगह है, आपस में मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, या आगे पीछे हो गया है? तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।